आगे देखते हैं हम उत्प्लावकता, बुएंसी। ठीक है, क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा ही है, साधारण अनुभव की बात है ये, कि यदि किसी वस्तु को द्रव में डालें तो वो क्या प्रतीत होती है? हमको हल्की प्रतीत होती है। और यदि उससे ऊपर की ओर खींचे तो क्या होता है? भारी प्रतीत होता है तब। ठीक है ना? ठीक है, यदि कुएं से आप लोग जल निकाले होंगे तो पता होगा, तो जब बाल्टी को कुएं के पानी में डालते हैं तो वो हल्का लगता है। ठीक है, और ऊपर की ओर खींचते हैं तो भारी प्रतीत होता है। ठीक है, और कॉर्क को यदि जल के अंदर डुबा दे तो वो ऊपर तल में आकर क्या होता है? तैरने लगता है। ठीक है, तो जब किसी द्रव को, सब ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, वह ठोस क्या करता है? ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है, जिसे ही क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल या उत्प्लावन कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव या गैस की उस प्रवृत्ति के कारण जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है या लगाने का प्रयास करता है, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्लावकता किन चीजों पर निर्भर करती है? तो वस्तु के आयतन पर। जितना अधिक आयतन होगा उतना ही अधिक उत्प्लावक बल होगा। घनत्व पर, द्रव का घनत्व जितना गाढ़ा होगा द्रव, वो उतना ही अधिक क्या होगा? उत्प्लावक बल का मान अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं आगे हम तैरने का नियम, प्लवन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाता है, ठीक है, जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाता है उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो ठोस का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठोस का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और उत्प्लावन बल डब्ल्यू डैश ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है ना? तो अब तीन स्थितियां हो सकती है। जब W इज ग्रेटर देन डब्ल्यू डैश, मतलब ठोस का भार अधिक है उत्प्लावन बल से। ठीक है, ठोस का भार अधिक है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो। ठीक है ना? यदि ठोस द्वारा जो ठोस को यदि पानी में डुबाएंगे, किसी वस्तु को यदि पानी में डुबाएंगे तो वो क्या होता है? द्रव को हटाता है, उस जगह से विस्थापित करता है। तो जितना द्रव हटाएगा वो, ठीक है ना, उसका भार, उस वस्तु ने, ठोस वस्तु ने जितना द्रव हटाया उसका भार यदि ठोस के भार से क्या हो? अधिक। यदि ठोस द्वारा जो हटाया गया द्रव है, जिस द्रव में डुबा रहे हैं, ठीक है, ये मान लो एक बीकर है, इस पर कोई पत्थर को हम डुबा रहे हैं। ठीक है, तो इस पत्थर का भार अधिक है। ठीक है, डूब, और यहाँ पर जो द्रव उसने हटाया उसका भार कम है। ठीक है, उसका भार क्या है? कम है। तो वो क्या होगा? वस्तु जो है जल में डूब जाएगा। ठीक है ना? आप लोगों ने देखा होगा, यदि मग वग से पानी निकालते हैं तो ऐसे दबाएंगे तो वो ऊपर की ओर उछल आता है। ठीक है ना? तो उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है और स्वयं का जो भार है, ठीक है, वो ज़्यादा हो और उसके द्वारा हटाया गया द्रव का भार कम हो, तब क्या होगा? वस्तु डूब जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ठोस का भार, उत्प्लवन बल, जो द्रव हटाता है वही उत्प्लावन बल का काम करता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, जब W इज लेस देन डब्ल्यू डैश हो, अर्थात ठोस का भार उत्प्लावन बल से क्या हो? कम हो। ठोस का भार कम हो तब क्या होगा जी? ठोस तैरने लगेगा। ठीक है, ठोस उत्प्लावन बल मतलब ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार। ठीक है, ठोस द्वारा, देखिए यहाँ डूबेगा तो यहाँ उपस्थित द्रव को उसने हटाया तो उसका द्रव्यमान अधिक हो गया। जितना उसने हटाया द्रव, उसका द्रव्यमान अधिक हो गया और ठोस का भार कम हो गया, तो वो तैरता रहेगा। ठीक है, ठोस का उतना भाग द्रव में डूबा रहेगा। कितना भाग? ये इतना भाग द्रव में डूबा है, तो कितना भाग द्रव में डूबा रहेगा? जितने भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार, जितने भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार ठोस के संपूर्ण भार के बराबर हो जाए। ठीक है ना? इतने भाग में उन्होंने
उसने क्या किया, ठोस ने द्रव हटाया, इस द्रव का भार कितना होगा जी, उस ठोस के संपूर्ण भार के बराबर होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ठोस के संपूर्ण भार के बराबर हो जाए और वह संतुलन में रहते हुए तैरता रहता है। ठीक है, इतना भाग डूबा है मान लो द्रव में। ठीक है, ठोस का कितना भाग डूबा है, इतना पोर्शन डूबा है, तो इतने पोर्शन द्वारा कितना द्रव हटा गया, तो ठोस का जितना संपूर्ण भार है उतना द्रव हटाया गया है। ठीक है, यदि W इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश हो, यदि उत्प्लावन बल और ठोस क्या हो, दोनों का भार बराबर हो, तो ठोस जो है वो द्रव में तैरने लगेगा पर द्रव की सतह के नीचे तैरने लगेगा। ठीक है ना, अर्थात इस पूरे सतह ने कितना द्रव हटाया, अपने संपूर्ण भार के बराबर। कितना द्रव हटाया, अपने संपूर्ण भार के बराबर। किसी वस्तु के द्रव में तैरने के लिए उसके भार को उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होना चाहिए अथवा अधिक से अधिक उसके बराबर होना चाहिए, तभी तैर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लोहे की सुई जो है पानी में डूब जाती है, परंतु लोहे से बना जहाज जो है पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि लोहे की सुई जो है, मान लो ये सुई है, तो इसके द्वारा हटाया गया द्रव उसके सुई के भार से क्या हो गया, कम हो गया। मान लो इस प्रकार से पानी में डाला मैंने, कितना पानी, इतना पानी को हटाया, और सुई का भार क्या है, उससे ज़्यादा है। जितना पानी उसने हटाया उसके द्रव्यमान से ज़्यादा है सुई का भार, इसीलिए जो लोहे की सुई है डूब जाती है। परंतु लोहे से बना जहाज, उसका आयतन देखो कितना अधिक रहता है, तो वो आंशिकतः जो है डूबा रहता है ना। जितना उसका आयतन अधिक है तो ज़्यादा द्रव हटाया, और कितना द्रव, अपने भार के बराबर द्रव उसने हटाया, तभी वो पानी में तैर पा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से किसी वस्तु को यदि तैरना है तो उसके भार को उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होना चाहिए। ठीक है ना, अथवा अधिक से अधिक उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी पर आधारित है। जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, आंशिक मतलब आधा ना, तो द्रव की उत्प्लावकता के कारण उस ठोस के भार में कमी प्रतीत होती है। हाँ, होती है भाई। ठीक है, तो कितनी कमी प्रतीत होगी, कितना द्रव्यमान कम प्रतीत होगा, तो इसका परिमाण जो है, इसकी वैल्यू आर्किमिडीज ने निकाली। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो जब कभी किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। यह कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कितनी कमी होगी उस ठोस में के द्रव्यमान में, जितना वो द्रव हटाएगा। मान लो इस ठोस ने इतना द्रव हटा दिया, ठीक है, तो उसके भार में कितना कमी महसूस होगा, जितना उस द्रव का भार जितना उसने हटाया था। ठीक है, किसी वस्तु को डुबा के देखना, उस द्रव को क्या करता है, हटाता है, और उसका द्रव्यमान उस ठोस के द्रव्यमान में कमी के बराबर होगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। माना कि ABCD एक बेलनाकार ठोस है, ये ABCD, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, h है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। उसके रो घनत्व वाले द्रव में डुबाया गया है, जिससे उसके फलक द्रव के स्वतंत्र तल से क्रमशः H1 व H2 दूरी पर है। ऊपरी फलक H1 दूरी पर है और निचला फलक जो है H2 दूरी पर है। ठीक है, तो ऊपरी फलक पर दाब P1 बराबर, अभी हम लोगों ने सूत्र निकाला, H1 रो G हो जाएगा। ठीक है, H रो G निकाले थे ना, दाब P बराबर H रो G। ठीक है, ठोस के निचले फलक पर दाब कितना होगा, H2 रो G। ठीक है, ठोस के ऊपरी फलक पर द्रव द्वारा नीचे की ओर आरोपित बल, ऊपरी फलक पर नीचे की ओर आरोपित बल कितना होगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब कितना है, H1 रो G इंटू क्षेत्रफल A है। निचले फलक पर
द्रव द्वारा ऊपर की ओर आरोपित बल कितना होगा, H2 रो जी इंटू ए। ठीक है, एक बल नीचे की ओर लग रहा है और एक बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर आरोपित बल, उत्प्लावक बल कहाँ लगता है जी, ऊपर की ओर लगता है ना। तो ऊपर की ओर आरोपित कुल बल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर जो बल लग रहा है ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला नीचे की ओर, इसको नेगेटिव लेंगे। तो H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए। ठीक है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लिया गया। और यही क्या होगा जी, उत्प्लावक बल होगा क्या, द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर आरोपित बल को ही क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। अब थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्लावन बल इज इक्वल टू हमारे पास जो अभी हम लोगों ने लिखा था, H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए हो जाएगा, जो कॉमन है निकाल लिए। रो H2 माइनस H1 कितना होगा, H2 माइनस H, ये बराबर होगा H के। तो हमने यहाँ लिख लिया H रो जी ए। H और A ये मिलकर बन गए आयतन और रो मिलकर बन गया घनत्व। ठीक है, A और H को हमने यहाँ लिख लिया आयतन, ठोस का आयतन। ठोस अपने आयतन के तुल्य द्रव हटाता है, जितना अधिक आयतन उतना द्रव हटाता है क्या, तो ठोस अपने आयतन के तुल्य द्रव हटाता है। तो द्रव ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, जितना द्रव उसने हटाया उसका आयतन कितना होगा, जितना ठोस का आयतन है। ठीक है, तो द्रव द्वारा हटाए गए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, भार बराबर सूत्र हम जानते हैं, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से आयतन, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व इंटू जी, आयतन का मान v, घनत्व का मान रो इंटू जी। ठीक है, तो देखिए उत्प्लावन बल किसके बराबर हो गया, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार। यही अभी मैं समझा रही थी यहाँ। ठीक है ना, ये तीन अभी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा ना। उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, जितना द्रव हटाता है उस भार के बराबर होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, या फिर बोल सकते हैं कितना कमी महसूस होगा उस वस्तु में। मान लो 5 किलोग्राम का कमी महसूस, 10 किलोग्राम का वस्तु है, पानी में जाने के बाद 5 किलोग्राम के महसूस हो रहा है। ठीक है ना, तो कितना कमी हुआ उसके द्रव्यमान में, 5 किलोग्राम का। और जितना हटाएगा वो द्रव, ठोस जो है पानी में डूबने के बाद जितना द्रव को हटाएगा उसका द्रव्यमान यदि देखें तो वो भी कितना रहेगा, 5 किलोग्राम। ठीक है ना, तो अतः किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाने पर उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है,